हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आरडीए हमारा। तो हमारा जो है आरडीए जो है 2020 से रिवाइज्ड आरडीए आ गया है 2023 का। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आरडीए होता क्या है? आरडीए एक ऐसी दैनिक प्रस्तावित मात्रा होती है जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति को अपनी बॉडी वेट के अनुसार जो है न्यूट्रिएंट को लेना पड़ता है। इस प्रकार से एक प्रस्तावित मात्रा दी जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आरडीए से क्वेश्चन नेट में, टीजीटी में, पीजीटी में कई एग्ज़ामों में आते हैं। जैसे बॉडी वेट पूछ लिया जाता है, कैलोरी पूछ ली जाती है, आयरन पूछ लिया जाता है कितना चाहिए, प्रोटीन पूछ लिया जाता है कितना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रिवाइज्ड आरडीए। आज हम पढ़ रहे हैं, कब का रिवाइज्ड आरडीए पढ़ रहे हैं? तो 2023 का। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है हम सबसे पहले जानेंगे। तो आरडीए का जो फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अगर हम हिंदी में इसकी बात करते हैं तो अनुशासित आहार भत्ता, और इसको किस नाम से जानते हैं? दैनिक प्रस्तावित मात्रा। आपके एग्जाम में आरडीए का फुल फॉर्म आ सकता है। फुल फॉर्म में हम लिख सकते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये हमें याद होना चाहिए। हिंदी में अगर इसकी हम बात करते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं याद हो पा रहा है, तो अनुशंसित आहार भत्ता, या इसी को कहा जाता है दैनिक प्रस्तावित मात्रा। मतलब प्रतिदिन की दी जाने वाली कैलोरी एक व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए। फिर आरडीए में ही हमारा ईएआर आता है। ईएआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अगर हिंदी में इसकी बात करते हैं तो अनुमानित औसत आवश्यकता। ईआरए का फुल फॉर्म क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अगर इसके हिंदी की बात करते हैं तो अनुमानित औसत आवश्यकता। अब हम जानेंगे कि आरडीए को हमारे डेवलप कौन करता है। तो जब हम आरडीए के डेवलप की बात करते हैं तो ये आईसीएमआर के द्वारा और निन के द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी आईसीएमआर का फुल फॉर्म भी हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। और निन का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय तो हैदराबाद में स्थित है। बात समझ में आई? उसके बाद हम जानेंगे आरडीए में अपने कि जो हमारा 2020 का आरडीए था वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसी आरडीए को रिवाइज्ड किया गया है। बाकी डाटा सब सेम है, कुछ ही डाटा को चेंज किया गया। जैसे 1 साल से 3 साल के जो बच्चों का डाइट प्लान है वहाँ पे चेंज किया गया है, प्रोटीन में चेंज किया गया है। तो NIMB कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेट में ज़्यादा यह क्वेश्चन आता है कि NIMB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग ब्यूरो क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग ब्यूरो। हिंदी में अगर इसकी बात करते हैं इसको क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। उसके बाद अगला है हमारा NFHS। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हिंदी में इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। उसके बाद अगला हमारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको सब लोग जानते हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। IAP क्या है? इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। हिंदी में बात करते हैं तो भारतीय अकादमी बाल चिकित्सा। ऐसा जो है यह संस्थान है जहाँ पे रोगों के बारे में जो है बाल चिकित्सा, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रोगों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, उनको देख करके कैलोरी बताया जाता है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा डाटा कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो डाटा कहाँ कहाँ से लिया जाता है? NIMB नेशनल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग ब्यूरो, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। ये हमको याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट में यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब आगे हम आरडीए के कुछ बिंदुओं के बारे में जानेंगे और हिंदी में इन्हें समझेंगे। फिर हम आरडीए चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरडीए हमारा है क्या।
तो RDA का फुल फॉर्म हमने बताया था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अनुशंसित आहार भत्ता या दैनिक प्रस्तावित मात्रा। ये कैसा आहार होता है कि यह एक प्रकार का एक दैनिक पोषित स्तर का सेवन है जो विशिष्ट आयु लिंग समूह के व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार पोषण प्राप्त करता है। RDA का मतलब होता है कि एक ऐसा जो है हमारा डाइट चार्ट जो कि विभिन्न आयु के व्यक्तियों को विभिन्न एज ग्रुप में विभिन्न प्रकार के लिंग जैसे होते हैं, जैसे गर्ल्स है, बॉयज़ है, मेल है, फीमेल हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो पोषण प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन कितनी कैलोरी लेना चाहिए, इसको हम कहाँ से जानते हैं? तो अपने RDA से जानते हैं। उसके बाद अगला क्या है? एडुकेट इनटेक, पर्याप्त सेवन। पर्याप्त सेवन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का जो पोषण स्तर होता है वो RDA में ना दिया हो और हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको एक डाइट प्लान देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पर्याप्त सेवन स्तर कहलाता है। और यह किन परिस्थितियों में होता है? तो ये जैसे विभिन्न प्रकार के बीमारी की परिस्थितियों में होता है। जैसे मान लो हमें मधुमेह हो गया है तो क्या RDA में मधुमेह का चार्ट दिया होता है? नहीं दिया होता है। हमको जो है उच्च रक्तचाप हो गया हो तो क्या RDA में दिया गया होता है हमको कितनी कैलोरी लेना है, कितना नहीं लेना है? तो RDA के अनुसार जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कैलोरी 1900 है तो हम 1900 में अगर वो कम मधुमेह का है तो उसकी जो है क्या करते हैं, जो कैलोरी इंटेक को होता है उसको हम अपने सूझबूझ के अनुसार या अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारे जो व्यक्ति होते हैं 3 कैटेगरी में होते हैं ना, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का वर्क करता है उसको उसके अनुसार जो डाइट प्लान दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? पर्याप्त सेवन स्तर कहलाता है। तो इसमें हमने क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति को पोषण RDA में ना हो तो उसकी आयु क्रियाशीलता के आधार पर उसे पोषण देते हैं। जब किसी पोषक तत्व देने के लिए कोई एक सटीक जानकारी हमको ना मिले तो हम अपने अनुसार कम या ज़्यादा देते हैं। क्या देते हैं? पोषक तत्व देते हैं या न्यूट्रिएंट को देते हैं, उसे कैलोरी को देते हैं। और यह कब होता है? तो कोई विशिष्ट परिस्थिति हमारे पास होती है। तो जैसे मान लो कोई रोग हो गया है विशिष्ट में, जैसे मधुमेह हो गया हो, उच्च रक्तचाप का व्यक्ति हो और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हम क्या करते हैं? अपने कैलोरी को घटाते बढ़ाते हैं, तो वो हमारा होता है पर्याप्त सेवन। अगला है हमारा टॉलरेबल अपर इनटेक, सहनीय ऊपरी सेवन स्तर। सहनीय ऊपरी सेवन स्तर का मतलब होता है कि ऐसी मात्रा जो कोई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ही ना डाले और उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके, यह हमारी होती है सहनीय ऊपरी स्तर। इसमें हमने क्या लिखा है? एक आबादी के लिए पोषक तत्वों की ऐसी मात्रा जिसकी व्यक्ति आसानी से सहन कर सके और उसका कोई गलत प्रभाव भी न डाले, वह हमारा कौन सा आहार कहलाता है? सहनीय ऊपरी सेवन स्तर कहलाता है। अगला हम जानेंगे DRI क्या है? डाइटरी रेफरेंस इनटेक, आहार संदर्भ सेवन। ये क्या है? तो ये जो चारों हमने अभी पढ़ा इन सब का एक कॉम्बिनेशन रूप होता है। यह सभी का जब सारों आहार को मिला करके किसी व्यक्ति को दिया जाता है, कंबाइंड करके दिया जाता है या कंबाइंड रूप होता है, तो हमारा DRI कहलाता है। अगला हमारा है EAR क्या है? तो यह अनुमानित औसत आवश्यकता होती है, एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, अनुमानित औसत आवश्यकता। यह क्या होती है? तो यह जो है किसी विशिष्ट आयु और लिंग समूह के आधे स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानित पोषक तत्वों की दैनिक पोषक स्तर होता है। ERA क्या होता है? ERA ऐसा होता है जो कि एक व्यक्ति की जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी आधी नीड को फुलफिल करता है। तो ऐसा आहार जो है क्या कहलाता है हमारा? वो ERA कहलाता, EAR कहलाता है। बात समझ में ना? किसी विशिष्ट आयु और लिंग के समूह के आधे स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमानित पोषक तत्वों के दैनिक पोषक स्तर क्या कहलाता है हमारा? EAR कहलाता है। अब हम आगे इसमें जानेंगे इसके बॉडी वेट के बारे में। अब
अब हम यहाँ पे बॉडी वेट के बारे में जानेंगे कि किस उम्र में कितनी बॉडी वेट होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष है और 18 वर्ष प्लस है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 65 kg होना चाहिए। अगर वुमेन है, महिला है, तो कितना होना चाहिए, 55 kg होना चाहिए। अगर शिशु है और वह 0 से 6 मंथ का है तो कितना होना चाहिए, 5.8 kg का होना चाहिए। अगर कोई शिशु 6 से 12 मंथ का है तो 8.5 होना चाहिए। फिर हम चिल्ड्रन की बात करेंगे। अगर 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर के बीच का है तो 12.9 kg का होना चाहिए। अगर वही चिल्ड्रन 4 ईयर से लेकर के 6 ईयर के बीच का है तो 18.3 kg का होना चाहिए। अगर वही शिशु 7 से लेकर के 9 के बीच का है, 7 से लेकर के 9 ईयर के बीच का है तो 25.3 kg का होना चाहिए। फिर हम बॉयज़ की बात करेंगे। अगर बॉय जो है 10 ईयर से लेकर के 12 ईयर के बीच में है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 34.9 kg का होना चाहिए। गर्ल्स की बात करेंगे, अगर 10 से 12 के बीच में है तो 36.4 kg का होना चाहिए। फिर हम बॉयज़ की बात करेंगे। अगर जो बॉयज़ है वो हमारा 13 ईयर से लेकर के 15 ईयर के बीच में है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 50.5 kg का होना चाहिए। अगर गर्ल्स है 13 ईयर से लेकर के 15 ईयर के बीच में तो उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 49.6 kg। बॉयज़ है अगर 16 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक तो उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए वो 64.6 kg का होना चाहिए। अगर हमारी गर्ल्स है तो गर्ल्स को अगर 16 से 18 ईयर तक है तो उसको हमें कितना उसका बॉडी वेट होना चाहिए, 55.7 kg का होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना किसके बारे में, बॉडी वेट के बारे में। अब हम आगे जानेंगे कैलोरी के बारे में। कैलोरी के बारे में जानेंगे तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे समाज में होते हैं, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ व्यक्ति जो है कम क्रियाशील होते हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होते हैं और कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अगर हम पुरुष की बात करते हैं, जब कम क्रियाशील कोई व्यक्ति होगा तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2110 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कम क्रियाशील के व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2110 जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं अगर कोई पुरुष मध्यम क्रियाशील है तो उसको 2710 कैलोरी चाहिए, अधिक क्रियाशील है तो उसको 3470 कैलोरी चाहिए। बात समझ में आई। फिर हम इसी प्रकार से महिला की बात करेंगे। महिला में जो भी है इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ महिलाएं हमारी कम क्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं, कुछ अधिक क्रियाशील होती हैं। जब हम कम क्रियाशील महिला की बात करेंगे तो 1660 कैलोरी ही नीड होती है। मध्यम क्रियाशील महिला को 2130 कैलोरी की आवश्यकता होती है और अधिक क्रियाशील महिला को 2720 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं, जो महिला जो है गर्भिणी होती हैं, गर्भ धारण किए रहती हैं, उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कम क्रियाशील, मध्यम और अधिक क्रियाशील। तो इनको बताया गया है कि जो है 350 कैलोरी प्लस कर देना चाहिए। अगर मान लो कोई महिला कम क्रियाशील है तो 1660 में हम 350 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जितना हमारा आएगा इतनी कैलोरी इनको इंटेक करनी चाहिए। वहीं अगर मध्यम क्रियाशील है तो 2130 में 350 हम जो है प्लस कर देंगे, तो जितनी कैलोरी आएगी इतनी कैलोरी इनको इंटेक करना चाहिए। अगर अधिक क्रियाशील हैं तो 2720 में भी हम 350 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जितनी कैलोरी आएगी इतनी कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारी जो है लैक्टेटिंग वुमेन है। लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, अगर उनके पास बेबी 0 मंथ से 6 मंथ का है तो उनको 600 कैलोरी इंटेक करना चाहिए, अधिक प्लस 600 कैलोरी। तो ये भी जो है हमारी 3 कैटेगरी की आती हैं, जो है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील महिला को जो है कितना, अगर मान लो उनकी 1660 कैलोरी है तो प्लस 600 कर देंगे।
मध्यम क्रियाशील महिला की 2130 कैलोरी है तो प्लस 600 कर देंगे, और अधिक क्रियाशील महिला की कितनी है 2720 कैलोरी है तो प्लस 600 कर देंगे। बात समझ में आई। उसी प्रकार से हम फिर जानेंगे जब 6 से 12 मंथ का जिसके पास बेबी होता है उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ऐसे कम, मध्यम और अधिक। कम में कितना है 1660 है तो इनको कितना कर देंगे 520 कैलोरी ऐड कर देंगे, और मध्यम में 2130 है तो इसमें भी 520 और ऐड कर देंगे, अधिक में 2720 है तो इसमें भी 520 और ऐड कर देंगे। जितनी कैलोरी आएगी इतनी कैलोरी इनटेक करनी होगी। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो जो कम क्रियाशील पुरुष हमारे होते हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है तो 2110 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशील के पुरुष को 2710 कैलोरी की, अधिक क्रियाशील पुरुष को 3470 कैलोरी की, कम क्रियाशील जो है महिला को कितनी आवश्यकता होती है 1660, मध्यम क्रियाशील महिला को 2130, अधिक क्रियाशील महिला को 2720। प्रेग्नेंट वुमेन की वही बात करते हैं तो इनको जो है प्लस 350 कैलोरी अधिक लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कम क्रियाशील महिला है तो 1660 तो इंटेक करेगी ही, और 350 कैलोरी और प्लस करके देंगे तो जितनी कैलोरी आएगी उतना दिया जाएगा। इसी प्रकार से मध्यम क्रियाशील में भी जो है हम करेंगे 2130 इनकी कैलोरी है प्लस 350 और ऐड करके इनको देंगे। उसी प्रकार से अधिक क्रियाशील में जो है 2720 कैलोरी है प्लस 350 ऐड करके इतनी कैलोरी इनको देंगे। इसी प्रकार से हम जानेंगे लैक्टेटिंग वुमेन का जो स्तनपान कराती हैं उनको भी कम क्रियाशील की जो महिला हमारी होती है 1660 कैलोरी की आवश्यकता होती है, प्लस हम 600 क्या करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। मध्यम में 2130 की आवश्यकता होती है, 600 उसमें और ऐड कर देंगे। अधिक क्रियाशील में 2720 की आवश्यकता होती है, 600 और ऐड कर देंगे। जिसके पास 6 से 12 मंथ का बेबी है, जब उन महिला की हम बात करते हैं तो उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। अगर हम कम क्रियाशील की बात करते हैं तो 1660 कैलोरी की नीड होती है प्लस 520 कर देंगे। मध्यम क्रियाशील की बात करते हैं तो 2130 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्लस 520 कर देंगे, और अधिक क्रियाशील की हम बात करते हैं 2720 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्लस 520 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम आरडीए के कैलोरी के बारे में जानेंगे। अब हम आगे जानेंगे मैन के बारे में कि जो मैन का जो है एक दिन का प्रस्तावित आहार है वो कैसे दिया जाता है और कितना कितना ग्राम लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले चर्चा किसके बारे में करेंगे, पुरुष के बारे में करेंगे। पुरुष के बारे में अगर हम पुरुष के बॉडी वेट की बात करते हैं तो कितने केजी का उसे होना चाहिए, चाहे वो कम क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, सबको कितना होना चाहिए तो 65 केजी का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। पुरुष को कितने केजी का होना चाहिए, 65 केजी का होना चाहिए। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं कि कितना प्रोटीन जो है लेना चाहिए तो 0.83 ग्राम पर केजी लेना चाहिए, और तीनों में वही प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। कितना 0.83 ग्राम पर केजी। अगर कोई व्यक्ति 1 केजी का है तो उसको कितना प्रोटीन लेना है 0.83 ग्राम। उसी के बाद हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम की हम बात करते हैं। अगला कैल्शियम की हम बात करते हैं। अगर कैल्शियम कितना लेंगे तो 1000 mg लेंगे, कम क्रियाशील में भी, मध्यम क्रियाशील में भी 1000 mg लेंगे, और अधिक क्रियाशील में भी 1000 mg लेंगे। फिर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम 440 mg लेंगे, इसमें भी 440 mg लेंगे, और अधिक क्रियाशील में भी 440 mg लेंगे। उसके बाद हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन कितना लेंगे 19 mg लेंगे, कम क्रियाशील में भी, मध्यम क्रियाशील में भी 19 mg लेंगे, और अधिक क्रियाशील में भी 19 mg लेंगे। उसके बाद हम जिंक की बात करते हैं। जिंक कितना लेंगे तो कम क्रियाशील में भी 17 mg, अधिक मध्यम क्रियाशील में भी 17 mg, और अधिक क्रियाशील में भी 17 mg जिंक की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। आयोडीन की हम बात करते हैं। आयोडीन कितना लेंगे तो 140 माइक्रोन लेंगे। 140 माइक्रोन जो है
मध्यम क्रियाशील में भी लेंगे और अधिक क्रियाशील में भी 140 माइक्रोन लेंगे। फिर हम फोलेट की बात करते हैं तो 300 माइक्रोन लेंगे, मध्यम में भी 300 माइक्रोन और अधिक क्रियाशील में भी 300 माइक्रोन। ये आरडीए चार्ट आप देख रहे होंगे, हमने सीक्वेंस से लिखा है, इसको याद करने में आपको आसानी होगी। फिर हम विटामिन B12 की बात करते हैं तो विटामिन B12 में 2.2 माइक्रोग्राम लेंगे, माइक्रोन लेंगे, इसमें भी 2.2 माइक्रोन लेंगे, इसमें भी 2.2 माइक्रोन लेंगे। फिर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी में 80 mg लेंगे, इसको भी 80 mg लेंगे और मध्यम अधिक क्रियाशील में भी हम कितना लेंगे 80 mg लेंगे। फिर हम विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए कितना लेंगे 1000 माइक्रोन लेंगे कम क्रियाशील में, 1000 माइक्रोन लेंगे अधिक क्रियाशील में, मध्यम क्रियाशील में और 1000 माइक्रोन लेंगे कम क्रियाशील में। फिर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी हम कितना लेंगे 600 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे, मध्यम क्रियाशील में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे और अधिक क्रियाशील में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट लेंगे। फिर हम विटामिन B1 थायमीन की बात करते हैं, थायमीन अगर कम क्रियाशील की बात करते हैं कितना लेंगे 1.4 mg लेंगे, मध्यम क्रियाशील में 1.8 mg लेंगे और अधिक क्रियाशील में 2.3 mg लेंगे। फिर हम विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की बात करते हैं, कम क्रियाशील में 2.0 mg लेंगे, मध्यम क्रियाशील में 2.5 mg लेंगे और अधिक क्रियाशील में 3.2 mg लेंगे। फिर हम विटामिन B3 नियासिन की बात करते हैं, नियासिन कितना लेंगे तो 14 mg लेंगे, मध्यम क्रियाशील में 18 mg लेंगे, अधिक क्रियाशील में 23 mg लेंगे। फिर विटामिन 6 की बात करते हैं पायरिडॉक्सिन की तो 1.9 mg लेंगे कम क्रियाशील में, 2.4 mg लेंगे अधिक क्रियाशील में, 3.1 mg लेंगे अधिक क्रियाशील में, 2.4 mg लेंगे मध्यम क्रियाशील में और 3.1 mg लेंगे अधिक क्रियाशील में। आप देख रहे होंगे कि डाटा जो चेंज हमारा हुआ है यहीं से हुआ है, विटामिन डी के बाद से, यहीं से। बाकी हमारा जो डाटा है यहाँ पे सिमिलर है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं इस प्रकार से चार्ट बना करके। जो रिवाइज्ड हमारा आरडीए है उसमें कैलोरी की बात नहीं की गई है, लेकिन जो 2020 का आरडीए था उसमें हमारे कैलोरी की बात की गई थी, 130 ग्राम कैलोरी की बात की गई थी। रिवाइज्ड आरडीए आया है, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए 130 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन जो हमारा रिवाइज्ड आरडीए आया है उसमें कैलोरी की बात नहीं की गई है। एक बार इसको हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। अगर हम बॉडी वेट की बात करते हैं कितना है तो 65 kg, 65 kg, 65 kg तीनों में होना चाहिए, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, चाहे कम क्रियाशील हो। वहीं हम प्रोटीन की बात करते हैं तो पर केजी कितना लेना चाहिए 0.83 ग्राम, 0.83 ग्राम, 0.83 ग्राम। कैल्शियम की बात करते हैं तो 1000 mg लेना चाहिए, 1000 mg और 1000 mg। मैग्नीशियम की बात करते हैं 440 mg, 440 mg और 440 mg। आयरन की बात करते हैं तो 19 mg, मध्यम में भी 19 mg, अधिक में भी 19 mg। जिंक की बात करते हैं तो कम में भी 17 mg, मध्यम में 17 mg, अधिक में 17 mg। आयोडीन की बात करते हैं तो 140 माइक्रोन, कम में, मध्यम में 140 माइक्रोन और अधिक में भी 140 माइक्रोन। उसके बाद हम फोलेट की बात करते हैं तो 300 माइक्रोन कम में, 300 माइक्रोन मध्यम में, 300 माइक्रोन अधिक में। विटामिन B12 की बात करते हैं तो 2.2 माइक्रोन, 2.2 माइक्रोन मध्यम में, 2.2 माइक्रोन अधिक में भी। फिर विटामिन सी की हम बात करते हैं तो 80 mg लेंगे, यहाँ पे भी 80 mg लेंगे और यहाँ पे भी 80 mg लेंगे। फिर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कितना 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन और 1000 माइक्रोन लेंगे तीनों में। फिर विटामिन डी की बात करते हैं तो 600 इंटरनेशनल यूनिट, 600 इंटरनेशनल यूनिट और 600 इंटरनेशनल यूनिट तीनों में लेंगे। फिर हम विटामिन B1 थायमीन की बात करते हैं तो 1.4 mg लेंगे और कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील में 1.8 mg लेंगे, अधिक क्रियाशील में 2.3 mg लेंगे। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन में 2.0 mg लेंगे कम
क्रियाशील में 2.5 mg लेंगे मध्यम क्रियाशील में और 3.2 लेंगे अधिक क्रियाशील में। विटामिन B3 नियासिन की हम बात करते हैं तो 14 mg लेंगे कम क्रियाशील में, मध्यम क्रियाशील में 18 mg लेंगे और अधिक क्रियाशील में 23 mg लेंगे। फिर हम विटामिन B6 की बात करते हैं। अगर हम विटामिन B6 की बात करेंगे कम क्रियाशील में तो 1.9 mg लेंगे, मध्यम में 2.4 mg लेंगे और अधिक में 3.1 mg लेंगे। बात समझ में आई। उसके बाद हमारी जो डाइटरी जो हमारा फाइबर्स है उसको अलग से बताया गया है, हमें फाइबर्स कितना लेना है तो वो 30 कैलोरी मध्यम में, 30 जो है 40 लेना है हमारे मध्यम में और 50 लेना है अधिक में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारे रिवाइज्ड में नहीं दिया गया है, जो हमारा 2020 का जो है आरडीए आया था उसमें कितना ग्राम दिया गया है, तो चाहे कम क्रियाशील होंगे, चाहे मध्यम क्रियाशील होंगे, चाहे अधिक क्रियाशील होंगे, उनको कितना बताया गया है 130 ग्राम बताया गया है। ये हमने सिर्फ आज मेन के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की है। अगर आप ऐसे वुमेन के बारे में, उसके बाद जो है प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके समझ में आता है तो अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।